हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपका पीपीबी सब्जेक्ट, जहां पर यूनिट 28 करने वाले हैं आज। पीपीबी की मॉड्यूल बी समरी चल रही है। मॉड्यूल डी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी हम मॉड्यूल बी कर रहे हैं। फर्स्ट से 27th चैप्टर तक, 22nd से 27th चैप्टर ऑफ मॉड्यूल वी आर ऑलरेडी कवर्ड। आज हम यूनिट 28 करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। 100% यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, एक से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से दिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात करना। ये चैप्टर कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में। बात करेंगे जब हम सरफेसी, जब हम बात करेंगे डीआरटी एक्ट, जब हम बात करेंगे आईबीसी, अब बिट ऑफ इट है ना। सरफेसी और डीआरटी में हेल्प करने वाला, ध्यान से मेरी बातें सुनते चले जाएंगे। जब मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात करती हूँ तो उसे समझने से पहले हम समझते हैं असेट क्या होता है। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए जो भी मुनाफा कमा कर देने वाला अंडरलाइंग सब्जेक्ट मैटर होता है, उसी को हम असेट कहते हैं। जैसे बैंक के बारे में बात करी जाए तो जब लोन देता है बैंक, उससे वो मुनाफा कमा सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, एंड देयरफॉर द लोन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ असेट फॉर अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये असेट जब डिफॉल्ट करने लगता है, कहने का मतलब है सामने वाले बंदे ने लोन लिया तो बट वापस नहीं दे रहा है, जब ऐसा सिनेरियो हो रहा है तो ये असेट परफॉर्म करना बंद हो गया है, बोले तो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है। मान लेते हैं किसी एक कस्टमर ने लोन लिया, ठीक है, बट वापस विद इन टाइम पीरियड है ना, बट डजंट पे विद इन 90 डेज। मतलब जो भी जब भी ड्यू था अमाउंट, उसके 90 डेज क्रॉस हो चुके हैं। जब भी अमाउंट ड्यू था उसके 90 डेज क्रॉस हो गया तो मसट को एनपीए करार कर देंगे। जैसे मैक्स ने बैंक से $300,000 उधार लिए, ठीक है, अब वापस नहीं दे रहा है, 90 दिन हो चुके हैं। ओके, तो बैंक इस असेट को एनपीए बोल देगा। बट एनपीए तक पहुंचने के लिए हमारे पास एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 होता है। कैसे? लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स ड्रॉ टाइमलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब लेट्स से कुछ समय तक तो ईएमआई आती रही। अब यहाँ से नेक्स्ट ईएमआई जो यहाँ पर आ रही थी, ये इन्होंने नहीं दी। ओके, तो मान लेते हैं जब भी अमाउंट आना था, okay, वो नहीं आया। जो फर्स्ट 30 डेज हैं, 0 से लेकर 130 डेज तक, जब पैसे ड्यू थे और नहीं आए, तो हम इसे SMA 0 में ट्रांसफर कर देंगे इस एसेट को। SMA 0 बोले तो स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट। ओके, अब 30 डेज हो चुके हैं, 31st डे से लेकर 60th डे तक ये बन जाएगा SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। ओके, और 61st डे से लेकर 90th डे तक ये चला जाता है SMA 2 के अंदर। अब फाइनली एट 90th डे, 90 डेज ओवर, तो ये अकाउंट बन जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान है फॉर अस एज बैंकर्स इस टॉपिक को सही आंसर चूज करना। तो आई होप इसका आंसर आप आराम से सही कर आ पाएंगे। ओके, नाउ रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस, बैंक को फर्निश करनी होती है रिपोर्ट रिगार्डिंग कितने एनपीएस हुए हैं, द डिटेलिंग्स ऑफ इट, हर साल 31st मार्च, पूरे मतलब बेसिकली फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है तब अपन को रिपोर्ट देनी है। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
Banks are required to furnish a report on NPAs as on 31st of March each year after completion of audit. Audit complete होने के बाद, audit complete होने के बाद, ठीक है जी। अब an account where the regular or ad hoc credit limit have not been reviewed or renewed within 180 days from the due date or date of ad hoc sanction, इसको भी एनपीए जैसे करार हम कर देंगे। अब हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जब भी कोई रेगुलर या एड हॉक हमने लोन दे रखा है और वो रिव्यू नहीं किया गया है, रिन्यू नहीं किया गया और 180 दिन लगभग 6 महीने हो गए हैं, तो आप इसको भी एनपीए बोल देंगे, इस टाइप के अकाउंट को भी आप एनपीए बोल देंगे। ओके, अब अगर मैं कैटेगरीज बोलती हूँ एनपीए की, तो यहाँ पर जैसे मैंने स्पेशल मेंशन अकाउंट बता दिया 0, 1, 2, अब 90 डेज हो गए, 90 डेज होने के बाद ही 90 डेज आर ओवर, ओके 90 डेज हो चुके हैं, अकाउंट एनपीए हो चुका है। अब यहाँ से भी 3 कैटेगरीज हैं फर्दर एनपीए की, जो कि है सबस्टैंडर्ड असेट, मतलब जब भी 12 महीने से कम कोई अकाउंट एनपीए है तो हम उसे सबस्टैंडर्ड असेट बोलेंगे। यहाँ से 2023 में दोनों अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जब 12 महीने से ज्यादा कोई अकाउंट एनपीए है तो वो डाउटफुल असेट में जाता है, और जहां पर किसी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा, बैंक के द्वारा, इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा किसी भी प्रोसेस में ये पता चलता है कि अब इस अकाउंट से पैसे आएंगे ही नहीं और अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो अब ये समय आ चुका है कि हम इस अकाउंट को राइट ऑफ कर सके, मतलब अब यहाँ से पैसे नहीं आएंगे, इसे अब हम लॉस असेट जैसे करार कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो 3 तरीके के अपन के पास एनपीए अकाउंट्स है, सबस्टैंडर्ड 12 महीने से नीचे, डाउटफुल 12 महीने से ऊपर, और जब जहाँ हमको पता है पैसे आएंगे नहीं वो लॉस असेट में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की हायर पॉसिबिलिटी है। ओके, अब प्रोविजनिंग नॉर्म्स है हमारे पास कुछ, इनको हम बोलते हैं IRAC, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन। इनकम इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कुछ प्रोविजनिंग नॉर्म्स बता रखे हैं। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके कुछ खर्चे आने वाले हैं, ठीक है, तो हर महीने आपने 100 रुपये अलग करना शुरू कर दिया। या मेरे पापा की वी आर 3 सिस्टर्स, 3 डॉटर हैं उनकी, तो जब हम मैं और मेरी छोटी बहन जस्ट इमीडिएटली यंगर टू मी, वी स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ तो पूरे साल की 5,000 फीस थी, बट मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो है वो लॉयर है। अब लॉ कॉलेजेस में फीस जनरली और हायर साइड रहती है, तो जैसे 2.5 लाख रुपए उनकी सालाना फीस जानी है, तो उन्होंने क्या किया पता है कि इस साल के एंड में इतने पैसे चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे वो हर महीने मतलब बेसिकली जो स्क्रैप बिकता था उसको अलग करते गए, प्रोविजन बनाते गए कि जब पैसे मुझे वो 2.5 लाख देने होंगे तो मुझे उसमें बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा, कुछ लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा, ये पैसे इकट्ठे प्रोविजन जो नॉर्म बन रहा, प्रोविजनिंग हो रही है, यहाँ से मैं दे दूंगी, दे देंगे। इसी तरीके से कुछ प्रोविजनिंग नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब अब ऐसा नॉर्म आरबीआई ने ही हमको दे रखा है, ये हमारे एक्ट से हमको ऐसे बोल रहे हैं करने के लिए, तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो एनपीए पर लागू होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं लॉस असेट के बारे में बात करती हूँ, किसी असेट से पैसे आने ही नहीं है तो पूरे पैसे हम अपनी जेब से करने पड़ेंगे, तो 100% प्रोविजनिंग वहां पर लगेगी, 100% प्रोविजनिंग वहां पर हमारी लगेगी। सही बात है कि नहीं? The entire asset should be written off if the asset are permitted to remain in the books for any reason. 100% of the outstanding should be provided. ऐसे तो राइट ऑफ हो जाएगा, बट लेट्स से राइट ऑफ नहीं किया किसी भी कारण से, किसी भी लॉ या लिटिगेशन पर्पस की वजह से, तो 100% अमाउंट का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा जब आपको पता है यहाँ से पैसे आने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, अब अगर डाउटफुल एसेट है, वैसे तो यहाँ पर भी 100% तक
एडवांस जो पैसे नहीं आए, लेट्स से मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए दिए थे, इसमें से 40 लाख रुपए आ गए, 60 लाख नहीं आए, तो इस 60 लाख का 100% आप प्रोविजनिंग बनाते हैं, बट इसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, तो आइए सुनिए ध्यान से। जो पैसे नहीं आए उसका ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला 40 लाख आ चुके तो उसका थोड़ी ना प्रोविजन बनाओगे, जिसका जो अमाउंट नहीं आया उसका प्रोविजनिंग बनाएंगे। नॉट कवर्ड बाय द रिलाइजेबल वैल्यू, और वो भी अगर मान लेते हैं 60 लाख रुपए नहीं है, उस 60 लाख में से भी 30 लाख या 40 लाख रुपए, 50 लाख बोलते हैं, इस 40 लाख आ गए 1 करोड़ के लोन में से, 60 लाख बचे हैं, इस 60 लाख में से 50 लाख तो आप रिकवर कर लोगे जो उन्होंने हमारे को कोलैटरल दे रखा है, अभी 10 लाख नहीं मिलेंगे, तो इस 10 लाख का आप बनाएंगे प्रोविजन। ओके, एंड द रिलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड ऑन रियलिस्टिक बेसिस। हम यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बेसिस पर प्रोविजनिंग बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। ओके और जब मैं सिक्योर्ड पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका कोलैटरल ऐसे बेच के हम पैसे निकाल सकते हैं, प्रोविजन में बी मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस एट द रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 25% टू 100%। 25% से, जैसे मान लेते हैं 50 लाख रुपए जो हमारे पास सिक्योरिटी अवेलेबल थी, उस पर 25 से 100% का बनता है। वो कैसे, आइए टेबल बना रखा है हमारे पास। 1 साल तक के लिए, अगर 1 साल के लिए है, डाउटफुल असेट है, अभी लॉस असेट जैसे करार नहीं हुआ, डाउटफुल असेट है, तो फिर 25% का प्रोविजनिंग उस पोर्शन में बनाना है जो सिक्योरिटी है। जैसे मान लेते हैं हमने 1 करोड़ का लोन दिया था, एडवांस दिया था, उसमें से 40 लाख रुपए हम रिकवर कर चुके हैं, 40 लाख रिकवर्ड। ओके, 50 लाख की हमारे पास सिक्योरिटी आई हुई है। अब 10 लाख रिमेनिंग रह गया। अब इस 10 लाख पे तो आप 100% की प्रोविजनिंग बनाएंगे। ओके, ये तो ऑलरेडी रिकवर हो गया, इस पे तो कुछ नॉट एप्लीकेबल है, मेरे को इस पे कुछ नहीं करना है। इस 50 लाख पे 25% से 100% की आपको बनानी है प्रोविजनिंग। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट 1 ईयर में आप बनाएंगे 25% की, 1 to 3 ईयर में 40% की, और अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर भी 100% की। जो पैसे सिक्योरिटी जो कोलैटरल है उस पे भी आप प्रोविजन बनाओगे, कोई बात नहीं, आपके पास ही अगर बेच के पैसे आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ पाए तो आपकी जेब पे लिक्विडिटी असर नहीं करेगी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़े। अब सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट 100%, डाउटफुल एसेट की मैंने पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट के बारे में बात करते हैं। सब स्टैंडर्ड में 10% की जनरल प्रोविजनिंग चाहिए होती है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट में। ओके, एंड शुड बी मेड विदाउट मेकिंग एन अलाउंस टू एनी DICGS और ECGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी और एक्सपोर्ट क्रेडिट और गारंटी कॉर्पोरेशन गारंटी कवर एंड सिक्योरिटीज अवेलेबल। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का एडवांस दिया था, ठीक है, इस 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए तो सरकार ने ही, गवर्नमेंट ने ही अंडर एनी स्कीम, मान लेते हैं ECGC के अंदर कवर कर रखा है, गारंटी दी हुई है कि अगर ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला बंदा पैसे नहीं दे पाता है तो हम देंगे उसकी जगह पैसे। तो ये जो सरकार से मिलने वाले हैं इसमें कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे, बट बाकी जो बैलेंस 2 लाख पे है आपको 10% की प्रोविजनिंग यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल? देखो क्या होता है जब हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं तो हमें यहाँ तो समझ आते हैं, इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड आ जाता है, नंबर बेस्ड आ जाता है, तो हम आराम से आंसर तक पहुंच पाएंगे। बस इतना सही है, इस चैप्टर में कोई टेंशन नहीं है। एनपीए क्या है? 90 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किसी तरीके से, आपका क्रेडिट कार्ड है, ओवर ड्यू हो रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है, किसी भी तरीके से पैसे ड्यू है, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, अकाउंट एनपीए। और बट एनपीए पे भी कैटेगराइजेशन है, एनपीए में जाने से पहले SMA 0, SMA 1, SMA 2 के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक बार ये हम एनपीए पहुंच गए तो 12 महीने से नीचे, 12 महीने के ऊपर, और लॉस एसेट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स आ रहे हैं जो 100%, और उसमें भी 20 से 125% से 100%, और यहाँ 10% के बारे में हमें बातें पता होनी चाहिए। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। ओके, दैट्स
pretty much it from my side for today, है ना, वो slide repeat हो गई थी 11 slide. That's pretty much it from my side for today. NPA हो गया है डन. बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में और पढ़ेंगे और बढ़ेंगे और अपना JIB एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे. Till then, this is your friend and your teacher CM Disha Dua. If you haven't yet joined CM Disha Dua Telegram group, what's the wait for? Join so that you can talk to me and also get access to these notes. Okay, bye bye to everyone. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.